हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरटीई राइट टू एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में जो देखा वो हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। फिर हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से प्रिंसिपल डेवलपमेंट फॉलो करता है। फिर हम लोगों ने पियाजे की थ्योरी को समझने की कोशिश की, उनकी फोर फैक्टर थ्योरी जो कि हेल्प करती है फोर स्टेज थ्योरी को समझने में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है उसको उन्होंने बताया है। उन्होंने उम्र का ध्यान रखते हुए बात की, इसलिए पियाजे को डिसकंटिन्यूअस माना जाता है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर हम लोगों ने वाइगोस्की को पढ़ा जो कि कंटिन्यूअस मानते हैं। उन्होंने बिना उम्र की सहायता लिए कितनी आसानी से बता दिया कि कैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिगमंड फ्रॉयड ने दी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। कई भिन्न भिन्न नाम भी हैं इसके। और सिगमंड फ्रॉयड हमें समझना होगा कि ऑस्ट्रिया से थे। कहां से थे ये? ऑस्ट्रिया से थे। ऑस्ट्रिया आपका यूरोप का कंट्री है। यूरोप का कंट्री है। इस ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। तो ये यहां से थे। तो एक्चुअली सिगमंड फ्रॉयड कौन है? तो सिगमंड फ्रॉयड आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सिगमंड फ्रॉयड साइको न्यूरोलॉजिस्ट हैं। साइको न्यूरोलॉजिस्ट हैं मींस ये ब्रेन का अध्ययन करते हैं। ब्रेन, इंसान कैसे सोचता है, इंसान कैसे व्यवहार करता है, उसका अध्ययन करने की कोशिश की। इन्होंने इंसान का व्यवहार समझने की कोशिश की है, बिहेवियर को। तो इसीलिए सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांत को जोड़ा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मतलब व्यक्तित्व विकास से। व्यक्तित्व विकास से। तो इससे क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि एक इंसान का अच्छा व्यक्तित्व या खराब व्यक्तित्व हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम समाज के एथिकल प्रिंसिपल के आधार पे करते हैं, मोरालिटी के आधार पे करते हैं। अगर उसके व्यवहार, प्रिंसिपल, मोरालिटी समाज के नॉर्म के अनुसार होते हैं तो हम कहते हैं कि बंदा एथिकल है, इंसान जो है वो एथिकल है और उसका व्यक्तित्व अच्छा है। अगर उसके ये व्यवहार जो भी हो रहे हैं वो समाज के व्यवहार के अनुसार नहीं है, यानी एथिकल कंडक्ट के अनुसार नहीं है, तो हम कह देते हैं कि उसका पर्सनालिटी अच्छे से विकसित नहीं हुआ है। यानी कि पर्सनालिटी का जो संबंध है वो सीधा व्यवहार से है। और व्यवहार को समझना है तो आपको किसी एक इंसान के ब्रेन को समझना होगा, जो काम सिगमंड फ्रॉयड ने किया है। तो हम इनके बारी बारी से इनको डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। तो इनकी थ्योरी के कई नाम हैं बेसिक। सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्चुअल बात समझते हैं। इनकी किताब का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ये पुस्तक है। यूपी टेट में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सपनों का विश्लेषण। सपनों का विश्लेषण ये किताब इन्हीं की है। और इनका समझना होगा हमें कि इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ साइकोडायनेमिक, थ्योरी ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच, और हम लोग कहते हैं कि थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल अप्रोच, और हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट एस्पेक्ट थ्योरी। कॉन्क्रीट एस्पेक्ट थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ साइको डायनेमिक अप्रोच में इन्होंने कुछ डायनेमिक चीजें बताई हैं जो फ्लक्चुएट करती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन डोमिनेंसी। मतलब व्यवहार को नियंत्रित करने में कोई चीज ज्यादा महत्व रखती है, कोई ज्यादा कंट्रोल करता है, कोई कम कंट्रोल करता है। तो कम और ज्यादा के आधार पे उनकी थ्योरी का नाम है साइकोडायनेमिक अप्रोच।
कॉन्क्रीट एस्पेक्ट थ्योरी में वो चीजें हैं जो बदलती नहीं है, एकदम फिक्स हैं। जैसे मन की अवस्थाओं का जिक्र उन्होंने कॉन्क्रीट एस्पेक्ट थ्योरी में किया, ईगो, इद और सुपर ईगो का जिक्र उन्होंने साइकोडायनेमिक थ्योरी में किया, और 5 चरण जो दिए हैं वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में दिए हैं कि किस तरह से व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो हम लोग बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था पियाजे में कि पियाजे ने पहले 4 स्टेज थ्योरी दी जो हेल्प करती है उनकी 4 स्टेज थ्योरी को समझने में। एक्चुअली पियाजे ने 4 फैक्टर थ्योरी दी है, कुछ फैक्टर बताए जो हेल्प करते थे उनकी स्टेज को समझने में। ठीक वैसे ही सिगमंड फ्रॉइड ने भी क्या किया, कुछ कॉन्क्रीट एस्पेक्ट बताए हैं जो हेल्प करते हैं इनकी डायनेमिक थ्योरी को समझने में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इनकी हम कॉन्क्रीट एस्पेक्ट की बात करें, कॉन्क्रीट एस्पेक्ट में इन्होंने मन की बात की है, माइंड की बात की है, जिसको हम लोग हिंदी में मन लिखा जाता है, वरना माइंड ही बोलेंगे। माइंड की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो पहली अवस्था को इन्होंने बोला कॉन्शियस माइंड, दूसरी अवस्था को इन्होंने बोला सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, तीसरी अवस्था को इन्होंने बोला अनकॉन्शियस माइंड। ऐसा अनकॉन्शियस को हम लोग कह देते हैं अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड को कह देते हैं अवचेतन मन या फिर अर्धचेतन अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड को हम लोग कह देते हैं सचेतन मन। तो इस तरह से इन्होंने मन को 3 अवस्थाओं में बांटा है। इन्होंने मनुष्य का, क्वेश्चन आता है यूपी टेट में और केवीएस में, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सिगमंड किसने ये बोला है कि मनुष्य का जो दिमाग होता है वो एक आइसबर्ग के समान होता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ही कहा है ह्यूमन माइंड इज लाइक आइसबर्ग। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आइसबर्ग की विशेषता है कि ये तैरता है लेकिन इसका आधे से ज्यादा हिस्सा जो है लगभग 90% हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहता है और कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ रहता है। जैसा कि हम लोग टाइटैनिक मूवी में भी देखे थे, जब जहाज पलटता है तो वो एक आइसबर्ग से टकराकर ही पलटता है। तो ये जो हिस्सा दबा हुआ है ये लगभग 90% है और जो ऊपर दिख रहा है वो लगभग 10% है। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि जो 10% माइंड ऊपर दिख रहा है वो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, और जो 90% छुपा हुआ है उसमें 2 हैं, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जब इंसान व्यवहार करता है तो उसके कॉन्शियस माइंड को पढ़कर हम उसके कंप्लीट यानी पूरे तरीके से व्यवहार को नहीं समझ सकते। अगर हमें ये प्रेडिक्शन करना है कि ये भविष्य में कैसा व्यवहार करेगा या फिर हमें ये जानना है कि इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो हमें उसके कॉन्शियस माइंड के साथ साथ जो 90% हिस्सा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का छुपा हुआ है इसका स्टडी करने का जरूरत है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से कॉन्शियस माइंड पे चलते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद अब हम लोग कॉन्शियस माइंड पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्शियस माइंड में क्या बताया है। कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि सचेतन मन। सचेतन मन का मतलब है कि मन चेतना में है, मतलब इसमें अभी चेतना है, मतलब कॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन में एक्टिव है, प्रेजेंट सिचुएशन में एक्टिव है। तो अभी वर्तमान में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपलोडेड होने के बाद में इसको देखेंगे तो आप एकदम एक्टिव माइंड में देखेंगे। तो जब आप देख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं, वो सारा कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। तो वीडियो लर्निंग
क्या हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर ईटिंग समथिंग, तो क्या हो जाएगा, हम कुछ खा रहे हैं तो वो भी कॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हम लोग कुछ बना रहे हैं, हमें पता है कि उसमें नमक डालना है, मिर्च डालना है, ये सब डालना है, तो वो भी कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। ऐसा अब हम बहुत सारी चीजें डालना भूल जाते हैं, इसका कारण है क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस में नहीं रहते, यानी कि हमारा सचेतन मन थोड़ा सा कमजोर हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो ये सिर्फ बताया सिगमंड फ्रॉइड ने कि कॉन्शियस माइंड केवल 10% ही होता है, मतलब 10% ही कंट्रोल करता है मनुष्य के व्यवहार को, बाकी जो 90% हिस्सा है वो कंट्रोल्ड होता है आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड, इसको हम लोग कह देते हैं अवचेतन, और हम लोग कहते हैं अर्धचेतन। तो अर्धचेतन का मतलब कुछ कुछ याद आ रहा है और कुछ कुछ भूल रहे हैं, कुछ कुछ याद आता है और कुछ भूल जाते हैं। मतलब दिमाग पर जोर डालने पर चीजें याद आएंगी, दिमाग पर जोर डालने पर चीजें याद आएंगी। किसमें, सबकॉन्शियस माइंड में। तो अब हम लोग चलते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखने के लिए, देखते हैं क्या बताया है इसमें उन्होंने। तो अब हम लोग देखेंगे अनकॉन्शियस माइंड क्या है। अनकॉन्शियस माइंड, इसको हम लोग कहते हैं अचेतन मन। मतलब ऐसी चीजें जो हम भूल चुके हैं, जो हम भूल चुके हैं। अब इसमें हमारी फॉर एग्जाम्पल के लिए पुराना दुख हो सकता है, कोई पुराना दुख, सदमा, ये सब क्या है, हम लोग भूल चुके हैं। तो ऐसी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग ड्रीम देखते हैं, ड्रीम यानी स्वप्न, और जो स्वप्न में चीजें आती हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिगमंड ने कहा कि वो अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, यानी वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई, इसीलिए हम स्वप्न ऐसे देख पा रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति के ड्रीम हैं वो अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होते हैं। कहां से ड्राइव होते हैं, सबकॉन्शियस से और अनकॉन्शियस से, इससे ड्रीम ड्राइव होते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि लोगों के ड्रीम सच हो जाते हैं। तो सच हो जाते हैं यानी कि इसमें कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड यानी कॉन्शियस माइंड का भी शामिल हो जाता है, कुछ हिस्सा कॉन्शियस माइंड का, कॉन्शियस माइंड का शामिल हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं, अगर शामिल हो जाता है इसीलिए उसमें थोड़े से सपने हमें सच लगने लगते हैं, यानी थोड़ा सा रियलिटी फैक्टर आ जाता है ड्रीम में, सही वास्तविकता वाला फैक्टर कॉन्शियस माइंड की वजह से आता है, अदरवाइज अनकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है। तो इस तरह से सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि दिमाग के ये 3 हिस्से हैं जो इंसान के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल अगर कोई करता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड इंसान के व्यवहार को बहुत कम कंट्रोल करता है। अब इनकी हम थोड़ा डायनेमिक थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। डायनेमिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इनकी ये है कि इन्होंने 3 फैक्टर बताए हैं, जिसे फर्स्ट वाला इन्होंने कहा कि इद होता है, दूसरा इन्होंने कहा कि ईगो होता है, और तीसरा इन्होंने कहा कि सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो। तो इद में क्या आता है कि पशुवत इच्छाएं आ जाती हैं, पशुवत इच्छाएं आती हैं। ऐसा
पशुवत इच्छा इसमें। अब डायनेमिक क्यों बोला? क्योंकि इंसान का व्यवहार इद, ईगो और सुपर ईगो से कंट्रोल होता है। अगर इद डोमिनेट कर जाता है तो कुछ और व्यवहार व्यक्ति करता है, अगर ईगो पर डोमिनेट कर जाता है तो इंसान कुछ और व्यवहार करता है, अगर सुपर ईगो डोमिनेट कर जाता है तो इंसान कुछ और बिहेव करता है। तो इद में पशुवत इच्छाएं आती हैं। सुपर ईगो ज्यादातर मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे नैतिक सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान इसको रहती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। और ये ईगो क्या करता है? ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हम लोगों को बारी बारी से इनके बारे में समझना होगा, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से थोड़ा नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा वर्क करते हैं ईद के बारे में। तो हमें समझना होगा ईद। तो ईद क्या है? ये इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा है, मूल प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा है। सो ईद किससे जुड़ा हुआ है? मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। और ईद की क्या विशेषता है? कि ये अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। मतलब बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हैं, लेकिन वो ईद कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो पशुवत इच्छाएं हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्स की इच्छा होना, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा खाने की इच्छा होना, फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें जो हम समाज के डर से नहीं कर पाए लेकिन चाहते हैं। ऐसी बेसिक मूल प्रवृत्तियां, मतलब ऐसी प्रवृत्तियां जिनकी रिक्वायरमेंट है ही है। फॉर एग्जांपल के लिए बालक बच्चों का ग्रोथ को, जनरेशन को आगे बढ़ाना, तो ये भी क्या है? मूल प्रवृत्तियों का ही आ जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन इसी में आ जाएगा। रिप्रोडक्शन ईद ईगो की पहचान है, ईद की पहचान है। सेक्सुअल अर्ज इसी की पहचान है। सेक्सुअल अर्ज का मतलब है कामुकता, तो ये भी इसी में आ जाता है ईद में। जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, ये भी इसी का हिस्सा हो जाता है ईद। तो और हमें समझना है कि ईद क्या करता है कि इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पर काम करता है, यानी कि तत्काल संतुष्टि पर कार्य करता है, तत्काल संतुष्टि पर कार्य करता है, कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल चाहिए तो चाहिए, प्रेजेंट टाइम में चाहिए, एकदम कंप्रोमाइज नहीं करना। एक छोटा बच्चा होता है किसी काम के लिए, खिलौने के लिए रट मार के रह जाता है, चाहिए चाहिए। वो ये नहीं सोच पाता कि पिता दे पाएंगे कि नहीं, माता दे पाएंगे, दे पाएंगे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चा है उसमें ईद सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और इसी को सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि ईद बचपन से ही होता है, शैशवावस्था से ही होता है। ये बात अलग है कि बचपन में उसका स्वरूप अलग होता है, तो हमें ये समझना होगा। लेकिन ये जो ईद है इसका संबंध रियलिटी प्रिंसिपल से नहीं है, रियलिटी से नहीं है संबंध। तो ईद का संबंध रियलिटी से नहीं है, यानी वास्तविकता से इसको कोई लेना देना नहीं है। पिता गरीब हैं कि रईस हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जिद की है तो चाहिए तो चाहिए। तो ये ईद से जुड़ा हुआ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज हम और प्रॉपर्टीज की बताने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको रिमूव करते हैं और कुछ इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जान पा रहे हैं कि ईद कैसे काम करता है। ईद नहीं जानता, क्या नहीं जानता? डोंट नो द राइट एंड द रॉन्ग थिंग, राइट एंड रॉन्ग। तो गलत सही नहीं जानता है। ईद को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है कि गलत क्या है, चाहिए है तो चाहिए, बेसिक आवश्यकताएं हैं जो इसको पूरा करना होता है। और ईद की एक दूसरी पहचान है कि ये इंपल्सिव होता है। इंपल्सिव बोले तो मतलब एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव बोले तो तत्काल चाहिए, तत्काल।
ये इम्पल्सिव होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है।